तो हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो एक तरीके का रिलेशन ही होता है। ठीक है जी। इन वैल्यूज को हम बोलते हैं जी प्री इमेज, इनको हम बोलते हैं प्री इमेज। जैसे यहां पर दे सकते हैं ए एसोसिएट है जी 1 के साथ में, ए एसोसिएट है 1 के साथ में। तो यदि मैं यहां से वैल्यू डालूं कि एफ ऑफ ए, तो आंसर क्या आएगा जी 1 आएगा। एक वैल्यू यहां से ली है, दूसरी यहां से, तो ऐसे जब एक यहां से एक यहां से, तो जब 1 1 हो गया जी, एक वैल्यू हमने यहां से उठाई यानी कि 1 और एक वैल्यू यहां से उठाई यानी कि 1, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं जी 1 1 फंक्शन। फंक्शन की कंडीशन क्या है जी, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं आज फिर आ गया हूं आपके साथ क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर, जिसमें आज हम लोग आपको फंक्शंस के बारे में बताएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो है रिलेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। रिलेशन लगभग आपका मैं ये मान सकता हूँ कि आपका क्लियर हो चुका होगा। आज आपको थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बताते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है जी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे, आपको मेन बातें बताएंगे। उसके बाद जब हम चैप्टर शुरू करेंगे उसमें आपको बिल्कुल बारीकी से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी यहाँ पर भी। अब भी देखिए, सबसे पहले तो एक फंक्शन के बारे में बात करते हैं जी। हम लोग फर्स्ट वीडियो के अंदर रिलेशन के बारे में सीख चुके हैं जी। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में एक रिश्ता, यानी कि दो चीज़ें आपस में किस तरह से जुड़ी हुई हैं, उनके बीच में क्या कंडीशन है, किस बेस पर वो जुड़ी हुई है, उसके बनने वाला जो हमारा सेट होता था उसे हम एक रिलेशन बोलते थे। ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं जी एक फंक्शन की। जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा होगा, पिछली वाली स्लाइड में देखा होगा कि फंक्शन जो है वो रिलेशन के अंदर आने वाला ही एक पार्ट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो एक तरीके का रिलेशन ही होता है। ठीक है जी, कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है जी। अब फंक्शन का आपको डिफाइन करते हैं जी, फंक्शन क्या है। फंक्शन को देखिए, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी जो हैं मेरे पास दो सेट होंगे कोई भी, देन ए फंक्शन, तो एक फंक्शन बनेगा क्या, एफ दैट एक्स टू वाई, यानी कि एक्स से वाई में जाएगा, उसको हम एक फंक्शन बोलेंगे। ठीक है जी। रूल इज अ रूल विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ एक्स टू यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। क्या कहना चाह रहा है जी, ये समझिए। ये आपको ये बता रहा है कि मेरे पास कोई भी दो सेट्स हैं ए और बी। मान लिया जैसे कि ये मेरा एक सेट है जी ए, ये मेरा एक सेट है ए और ये एक सेट है मेरा बी। ठीक है जी, ए और बी मेरे पास दो सेट्स हैं। अब यहां पर बताया गया है कि x से y में मेरा फंक्शन बनेगा, यानी कि ये x की टर्म्स हो गई, ये y की टर्म्स हो गई जी। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको बताया था कि जब हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं तो x, y फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू y। ठीक है जी। तो यहां पर भी वही बात बता रहे हैं कि पहली वैल्यू, इसमें से जो वैल्यू आएगी उसे हम x बोलेंगे और इसमें से जो वैल्यू आएगी उसे हम y बोलेंगे। ठीक है जी। तो यहां कहा है कि x टू y एक फंक्शन होगा, इज ए रूल, एक फंक्शन होगा, ये एक रूल है विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ x, जो कि x के हर एक एलिमेंट को एसोसिएट करता है, यानी कि जोड़ता है टू यूनिक एलिमेंट ऑफ y के किसी एक यूनिक एलिमेंट से। या फिर आप ये कह सकते हो कि कोई भी एक फंक्शन होगा इस तरीके से कि यदि उसमें हम x की वैल्यू रखें तो हमें आंसर मिले y, इसको हम एक फंक्शन बोलते हैं भाई। ठीक है जी, इसको एक फंक्शन बोलेंगे कि जैसे ही हम x का कोई इनपुट डालें, x की हम वैल्यू डालें तो y एग्जिस्ट करना चाहिए, y की वैल्यू आएगी कोई ना कोई। ठीक है जी। इन वैल्यूज को हम बोलते हैं जी प्री इमेज, इनको हम बोलते हैं प्री इमेज, प्री
इमेज, और इन वैल्यूज को हम बोलते हैं जी इमेज, IMAGE, इमेज। ठीक है जी। एक्स सेट से यानी कि एक्स की वैल्यू जो बनेगी उसको हम बोलेंगे प्री इमेज, और जो वाई की वैल्यू बनेगी उसको हम बोलेंगे जी इमेजेस। यहां तक कोई डाउट है? अब किसी भी एक रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे, किसी भी एक रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे? ये जब बोलेंगे जब x के हर एक एलिमेंट को, यहां बताया गया ना कि इज ए रूल विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ x, कि x का हर एक एलिमेंट जो है वो एसोसिएट होगा यानी कि जुड़ेगा विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ y, यानी कि जब x का हर एक एलिमेंट, यहां आपको x में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं, तो तीनों के तीनों एलिमेंट को कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए, यानी कि किसी ना किसी के साथ ये जरूर एसोसिएट होने चाहिए। तो उस केस में हम एक रिलेशन को फंक्शन बोल देते हैं जी। क्लियर है? ये बात समझ आ रही है? किसी भी एक रिलेशन को फंक्शन बोलने के लिए क्या कंडीशन है कि जो x वाला सेट होगा हमारा, जो x की वैल्यूज आती हैं ऑर्डर्ड पेयर में, जो पहली वैल्यू होती है वो हर एक उस वैल्यू के लिए y के अंदर कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए। जैसे यहां पर दे सकते हैं a एसोसिएट है जी 1 के साथ में, a एसोसिएट है 1 के साथ में, तो यदि मैं यहां से वैल्यू डालूं कि f ऑफ a, तो आंसर क्या आएगा जी? 1 आएगा। यानी कि जब मैं फंक्शन में x की वैल्यू a डाल रहा हूं तो मुझे y की जगह क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। ऐसे ही यदि f ऑफ b में डालता हूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी जी 3, और f ऑफ c डालने से मुझे वैल्यू मिलेगी 2। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? तो यहां पर हुआ क्या? देखो मैंने a भी यूज कर लिया, b भी यूज कर लिया और c भी यूज कर लिया, तीनों वैल्यूज यूज हो चुकी हैं। क्या इस सेट में अब कोई और एलिमेंट बचा? नहीं बचा जी। इस सेट के अंदर क्या कोई और एलिमेंट है? नहीं है। तो जब पहले सेट के अंदर से हर एलिमेंट दूसरे सेट के किसी एलिमेंट से अटैच हो, वहां पर हमें इमेज उसकी शो हो, तो ऐसे रिलेशन को हम बोल देते हैं जी फंक्शन। मेरे हिसाब से फंक्शन क्लियर हो गया होगा भाई, कि फर्स्ट इस, देखो आपको फंक्शन के लिए क्या करना है, आसान सी भाषा में यदि कहें तो फर्स्ट सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, कोई भी आपने फ्री नहीं छोड़ना। ठीक है जी, कोई भी आपने फ्री नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए जी। अच्छा जी, आगे देखिए। अब इसके बाद यहां एक कंडीशन और बताई गई है कि इफ n ऑफ x, यानी कि x के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं यदि उनकी संख्या हो p, n ऑफ x का मतलब है x के अंदर आने वाले जितने भी सेट्स हैं उनकी संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x सेट। ठीक है जी, तो वे अगर p हैं और y के अंदर आने वाले एलिमेंट्स हैं जी q। ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम x टू y इज q रेज टू पावर p। तो कितने फंक्शंस बनाए जा सकते हैं उसका फॉर्मूला है जी ये, क्या? q रेज टू पावर p। इससे हम ये बता सकते हैं कि टोटल कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, किसी भी एक गिवन सेट के अंदर। आगे देखिए, फंक्शन जो है जी, अब उसके टाइप बता रखे हैं कि फंक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे यहां पर बताया गया है जी, पहला देखिए, इसमें बताया गया है 1-1 या फिर इंजेक्टिव, 1-1 या फिर इंजेक्टिव। देखो फंक्शन अभी जैसे कि आपको पीछे बताया गया है कि भाई मेरे पास कोई भी एक सेट होगा, मान लिया ये सेट A है, एक सेट मेरे पास B होगा, मान लिया जी ये। ठीक है जी, मान लिया जी मेरे पास B सेट है जी। अगर A सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स
अगर ए सेट के अंदर आने वाले मेरे एलिमेंट्स, ए सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स मेरे इस टाइप के हैं भाई, ए बी सी और डी, ठीक है जी। और बी सेट में कुछ एलिमेंट्स ले लिए हमने, जैसे कि 1 2 3 4 और 5, अगर ऐसे हमने कोई सेट्स ले एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है जी। फिर यहाँ पर अब मुझे फंक्शन बनाना, बात फंक्शन की चल रही है, तो फंक्शन यदि मुझे बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इनकी इमेज देनी पड़ेगी, फिर इन प्री इमेजेस को इमेज देनी पड़ेगी, यानी कि इसके हर एक एलिमेंट को बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो जब ए के हर एक एलिमेंट को बी के किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच किया जाए इस तरीके से, अटैच किया जाए इस तरीके से कि ए के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट को, ए के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट को अपनी एक इमेज मिल जाए अलग से, प्रॉपरली एक इमेज, यानी कि एक वैल्यू यहां से और एक वैल्यू यहां से बन गया जी जोड़ा, एक वैल्यू यहां से एक वैल्यू यहां से जी बन गया जोड़ा। ऐसे जोड़े बनाने यानी कि ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है जी। एक वैल्यू यहां से ली है, दूसरी यहां से, तो ऐसे जब एक यहां से एक यहां से, तो जब 1 1 हो गया जी, एक वैल्यू हमने यहां से उठाई यानी कि 1 और एक वैल्यू यहां से उठाई यानी कि 1, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं जी 1 1 फंक्शन, ठीक है जी। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन। जब ए के हर एक एलिमेंट को, ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में कोई ना कोई इमेज जरूर हो, कोई ना कोई एलिमेंट जरूर हो। यहां देखिए x2y इज 1 1, x2y जो है इसको x2y आप बोल सकते हैं, यदि इसको x और इसको y ले लिया जाए, यदि इसको x और इसको y ले लिया जाए तो ये x2y मेरा एक फंक्शन बनेगा भाई। इज 1 1, इसको 1 1 बोलेंगे इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x, कि x के डिफरेंट एलिमेंट्स यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, उनके पास अपनी अपनी अलग से एक एक इमेज हो, ठीक है जी। इन y अंडर f, इन y यानी कि y के अंदर से, और अंडर f यानी कि जो हमने फंक्शन लगाया है वो ऑपरेट करते वक्त, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ x1 इक्वल होगा f ऑफ x2 के। अगर ऐसा हुआ तो यहां पर x1 बराबर होगा x2 के। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम मान ले कि भाई x1 और x2 दो अलग अलग नंबर हैं, यहां से दो अलग अलग नंबर हैं, और उनके ऊपर हमने f अप्लाई करा दिया, क्योंकि अंडर f था ना, हमने f अप्लाई करा दिया, तो f जब अप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा जी, इसकी वैल्यू आएगी x1, इसकी आएगी x2, तो इनकी कोई ना कोई इमेज बनेगी। तो जो इमेज बनेगी वो बराबर ही आएगी यदि ये दोनों बराबर थे। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि 1 1 के केस में एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी अलग से। तो यहां अगर आप ये कह रहे हैं कि x1 के ऊपर f ऑपरेट करने से जो इमेज आई, देखो इसका रिलेशन इससे भाई, और f ऑफ x2 का रिलेशन है इससे। तो अगर यहां ये कह रहे हो कि f ऑफ x1 यानी कि x1 की जो इमेज है वो अगर x1 है और x2 की जो इमेज है वो अगर x2 है, ठीक है, तो अगर ये इक्वल है तो ये वैल्यूज भी इक्वल होनी चाहिए। यानी कि ऐसे समझिए कि अगर मेरे पास यहां पर a b और c है, यदि a b और c है और यहां पर है मेरे पास 1 2, ठीक है जी, समझना इसको। यहां पर क्या किया हमने, x1 के और x2 को अलग अलग लिया है, तो यहां से हम दो वैल्यू ले लेते हैं x1 और x2, ठीक है जी। मान लिया मैंने ये वैल्यू ले ली है x1 और ये वैल्यू ले ली x2, ये इनको x1 x2 ही ले लेते हैं, जल्दी क्लियर होगा। x1 और x2 अगर ये वैल्यूज हैं, ठीक है जी। अब इस x1 की इमेज बनाई जी हमने इस 1 के साथ में मान लो,
और x2 की इमेज बनाई 2 के सामने। तो भाई इसके ऊपर जब हमने f ऑपरेट किया होगा तभी तो ये वैल्यू बनी होगी 1। तो यहाँ यही बताया कि f ऑफ x1 अगर है तो अगर उसकी वैल्यू x बनाई, ऐसे ही अगर f ऑफ x2 है, यानी कि इस पर भी अगर f ऑफ x2 मैंने ऑपरेट कराया और इसकी वैल्यू मुझे 2 मिली। अब अगर ये दोनों बराबर थे ना, यानी कि ये दोनों वैल्यू अगर एक ही हो जाए, ये दोनों वैल्यू अगर एक ही हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इनको भी इक्वल होना पड़ेगा, ये अलग अलग वैल्यू नहीं देंगी। क्या समझ पाए आप? क्या आप समझ पाए हैं भाई कि यदि ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल होंगे तो यहां पर भी इक्वल होना पड़ेगा इन दोनों को, क्योंकि एक इमेज की एक प्री इमेज की एक ही इमेज आपको देखने को मिलेगी। ऐसे फंक्शन को 1-1 फंक्शन हम बोलेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं जी नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट जो टाइप है वो है जी मैनी वन। क्योंकि फंक्शन के लिए क्या बताया जी आपको कि यदि मेरे पास ऐसे ही फिर से एक सेट बनाएंगे भाई, फिर से एक सेट बनाएंगे, इसमें a और b है, शायद x2 y ले लेते हैं। चलिए, अगर x y मेरे पास एक दो सेट्स हैं, x के अंदर हमने वैल्यूज ले लीजिए अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है जी, डेल, ऐसी वैल्यूज ले ली। और यहां पर हम वैल्यूज ले रहे हैं भाई 1, 3, 9, 11, ऐसी कुछ वैल्यूज यहां पर ले ली हमने। ठीक है जी। तो मैनी टू वन का मतलब क्या हुआ? देखो, मैनी वन होगा ए फंक्शन f, अंडर f चलेगा भाई, इसको हम फंक्शन ही बोलेंगे। अगर x2 y जाएगा तो फंक्शन ही बोलेंगे। ठीक है जी। ए फंक्शन f x2 y इज मैनी वन होगा इफ मोर देन वन एलिमेंट ऑफ x, कि x के एक से ज्यादा एलिमेंट के लिए हैव द सेम इमेज इन y, कि उसके लिए एक ही इमेज अगर बन जाए। फंक्शन की कंडीशन क्या थी जी? फंक्शन की कंडीशन है कि x का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए, x के हर एक एलिमेंट की किसी न किसी के साथ एसोसिएशन होना जरूरी है, जोड़ होना जरूरी है। ठीक है जी। तो यहां पर जो हमने पिछला केस देखा उसमें हमने ये समझा कि एसोसिएट तो सभी को करना है, लेकिन अलग अलग इमेजेस होंगी सभी की। तो अगर सभी की इमेजेस अलग अलग हो तो वो होगा 1-1। और अगर किसी केस में मान लिया अल्फा को एसोसिएट किया गया 3 के साथ, बीटा को एसोसिएट किया गया 11 के साथ, और गामा को एसोसिएट कर दिया गया है अगेन 3 के साथ। ठीक है जी। और डेल को एसोसिएट किया गया है 9 के साथ। तो अब आप देखिए, पहले तो ये देखिए इसमें फंक्शन की कंडीशन कंप्लीट हुई या नहीं हुई। फंक्शन की कंडीशन क्या है जी? इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए। तो क्या यहां कोई फ्री है? नहीं जी, हमने सभी को एसोसिएट करा दिया है। ठीक है। उसके बाद अब कंडीशन ये देखनी है कि क्या इन सब की इमेजेस अलग अलग हैं। हमने देखा जी अल्फा की इमेज आई है 3, बीटा की आई है 11, यहां तक तो सिस्टम ठीक है। उसके बाद जब गामा आया उसको भी 3 के साथ ही एसोसिएट किया गया, यानी कि 3 के साथ ही जोड़ा गया, 3 के साथ ही पेयर बनाया गया। तो यहां पर क्या हुआ? ये 3 इन दोनों की इमेज बन गया, जो 3 है वो इन दोनों की इमेज बन गया भाई। ठीक है। तो इसलिए इस फंक्शन को बोला गया है मैनी वन। क्या बोला गया है? मैनी वन, यानी कि मैनी यानी कि पहले ज्यादा, 2-1 यानी कि एक के साथ जुड़ा। ठीक है जी। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लिया हमने कुछ लोगों को इनवाइट किया, निमंत्रण दिया, ठीक है जी, और उनको बैठाया, खाने के लिए बैठा दिया। ठीक है जी। अब हम लोगों ने तो पूरी तैयारी कर रखी है भाई, देखो 4 ही यहाँ पर थे, 4 ही यहाँ पर, तो हम लोगों ने तो पूरी तैयारी कर रखी है भाई, खाना वाना उनका रेडी करा रखा है। ठीक है। और बैठने से पहले उनकी पत्तल भी लगा रखी है, भाई आपको यहाँ बैठना है, ऐसे बैठना है। ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उनमें से 2 बंदे ऐसे थे, बोले भाई हम तो एक में ही खाएंगे। ठीक है जी। तो ये जो 2 बंदे हैं ये बोले जी हम तो एक में ही खा लेंगे, नहीं माने।
कोई बात नहीं भाई। तो इन दोनों ने जी एक में ही खाना प्रेफर किया, तो जब ये एक में ही खाएंगे तो वहां पर केस बन जाएगा मैनी टू वन का। समझ पा रहे हैं जी इस फंक्शन को? बाकी अपना ठीक ठाक चल रहे हैं भाई, बाकी ठीक ठाक खा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है जी यहां तक? नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन का नेक्स्ट टाइप जो है वो है जी ऑन टू। फंक्शन में जो थर्ड पार्ट आता है, जो थर्ड फंक्शन बनता है वो है जी आपका ऑन टू। इसको हम लोग भाई सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ये सर्जेक्टिव नहीं है भाई, ये नहीं आएगा, यहां आएगा आर, सर्जेक्टिव, ठीक है जी, सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन, ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई, कोई एक फंक्शन है जो x से y में ही जाएगा, इज ऑन टू होगा इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y, कि यदि y के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट, वहां पर एग्जिस्ट करे वन एलिमेंट ऑफ x। पहले जो हमने फंक्शन किया वन वन वाला, उसमें था कि भाई x के हर एक एलिमेंट के लिए y में कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, ठीक है जी। अब कह रहा है उसका उल्टा कि y के अंदर जितने भी इमेजेस हैं उनके लिए कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी हमने पिछला किया, अभी दो बंदों ने एक ही प्लेट में बैठ के खा लिया, तो ये खाली रह गई थी ना, अब खाली नहीं रहने देनी, ठीक है जी। अब प्लेट खाली नहीं रहेगी भाई, सभी को अलग अलग ही खाना है, क्लियर? देखिए तो कैसे समझेंगे इसको, फिर से वही दो सेट्स बनाएंगे हम, एक और एक दो। यहां हमने माना जी x को, यहां हमने माना जी y को, x से y में वैल्यूज आएंगी, इसको हम फंक्शन बोल देंगे, ठीक है जी। फिर से x के अंदर हम वैल्यूज रखते हैं भाई 2, 4, 5, 7। y के अंदर वैल्यूज रखते हैं जी, y के अंदर वैल्यूज रखते हैं a, b, d, f, वैल्यूज रख लीजिए हमने, ठीक है जी, वैल्यूज रख ली हैं। अब यहां कंडीशन क्या है, यहां यह कहा गया है कि y के अंदर जो एलिमेंट है ना वो फ्री नहीं रहने चाहिए, ठीक है जी। अगर y के अंदर कोई एलिमेंट फ्री रह गया तो हम उस फंक्शन को ऑन टू नहीं बोल सकते, ठीक है जी। तो y का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहेगा। और दूसरी बात, x का कोई एलिमेंट वैसे फ्री नहीं रह सकता, क्योंकि x का अगर कोई एलिमेंट फ्री रह गया तो फंक्शन नहीं बनेगा। तो पहले तो फंक्शन ही बनाना है, यानी कि x के हर एक एलिमेंट की इमेज बनेगी y के अंदर। और इस बात का ध्यान रखना है कि y में कोई बच ना जाए, y के अंदर कोई बच ना जाए। तो क्या करेंगे जी, 2 की इमेज बना दी a के साथ, 4 की बना दी f के साथ, 7 की बना दी जी b के साथ, 5 की बना दी जी d के साथ। इमेज ऐसे ही फॉर्म होंगे भाई, इनको उल्टा मत कर देना, ठीक है। ये प्री इमेजेस हैं और ये इमेजेस हैं, ये उल्टा नहीं, एरो का साइन ऐसे ही लगाना आपने। देखो x2y है तो x2y ही जाएगा। यहां पर भी ये बताया गया है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y के हर एक एलिमेंट के लिए वन एलिमेंट ऑफ x एग्जिस्ट करेगा। इसके हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई x जरूर एग्जिस्ट करेगा। वहां पर हम बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारा ऑन टू होगा। ऑन टू का मतलब इसके ऊपर, ठीक है जी, समझ आई है बात? यदि यहां पर कोई और एलिमेंट होता, मान लिया यहां पर एक ई एलिमेंट और होता, तो ये फंक्शन जो है मेरा ऑन टू नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जो वैल्यूज हैं, जो इमेजेस बनती हैं, जो इमेजेस बनती हैं उसको हम बोलते हैं जी रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इमेजेस। ठीक है जी, रेंज होता है सेट ऑफ ऑल इमेजेस, यानी कि जो इमेजेस बन गई हैं उनको यदि इकट्ठा किया जाए तो एक जो सेट बनेगा उसे हमें रेंज बोलते हैं। और एक होता है भाई कोडोमेन। एक होता है जी कोडोमेन। कोडोमेन हम बोलते हैं, कोडोमेन हम बोलते हैं उस सेट को
जहां से रेंज उठाई जा रही है, जहां से रेंज की वैल्यूज उठाई जा रही है, जहां इमेजेस आ रही हैं जहां से, तो कोडोमेन आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा वाई सेट होता है इसी को बोलते हैं, ठीक है जी, कोडोमेन बोलते हैं सेट ऑफ नहीं, सेट ऑफ नहीं, एक मिनट भाई, एक मिनट, इसको आप लिख लीजिए हाउस ऑफ रेंज इमेजेस, इमेजेस का हाउस, यानी कि जहां से इमेज लेकर आई जा रही है। अब जिसकी इमेज बन गई वो तो एसोसिएट हो गई, जिसकी नहीं बनी वो वहीं रह जाएगी, ठीक है जी। तो कोडोमेन, जिस केस में रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो जाएं, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं भाई, यानी कि रेंज में भी उतने ही एलिमेंट्स आए और कोडोमेन में भी उतने ही एलिमेंट्स आए, ठीक है जी, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू। ये कंडीशन है जी कि जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएं, उस फंक्शन को बोला जाएगा ऑन टू, ठीक है जी। क्या इसमें कोई डाउट बचा? क्या आप इसमें कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं? कंफ्यूज नहीं होना है भाई कहीं पर भी। माइनर से माइनर प्रॉब्लम भी आपको बतानी है, हम उसको जरूर दूर करेंगे, ठीक है जी। कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहें, हमें बताते रहें कहाँ पर समस्या आ रही है। वैसे हमारी कोशिश रहेगी कि आपको सवाल पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपके सवाल पूछने से पहले आपको जवाब देंगे जी। फिर भी यदि कोई डिफेक्ट रहता है तो आप प्लीज़ ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है जी। वीडियो देखते रहिए। तो कोडोमेन और रेंज में कोई डिफरेंस ना हो, जब दोनों कोडोमेन और रेंज इक्वल हों, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे ऑन टू या फिर सरजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट, इसके बाद आता है जी बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑन टू और वन वन का मिक्सअप है। ऑन टू और वन वन का मिक्सअप है जी, ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे बाइजेक्टिव, ठीक है जी। कैसे? जैसे कि यदि मान लिया मैंने यहां पर एक सेट बनाया, x और y, ठीक है जी, x और y, और यदि 1 2 3 4 5 A B C D E और एक F भी ले लेते हैं ताकि डाउट क्लियर कर पाए, ठीक है जी। अगर ऐसा कोई केस मेरे पास है और यहां पर जो एसोसिएशन है, जो इनको आपस में मिलाप है, जो x2y मेरी इमेजेस बनेगी, जो फंक्शन बनेगा, वो अगर इस तरीके से मिलाया गया भाई, 1 गया b पर, 3 गया d पर, ठीक है जी, 4 गया c पर, 5 गया e पर और 2 गया लास्ट में f पर, ठीक है जी। कोई डाउट है यहां तक? क्या यहां तक कोई डाउट है? अगर इस तरीके से मिलाप हुआ है तो अब बाइजेक्टिव कहता है कि जो फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, जो फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो यहां पर आप देखिए, क्या यहां पर 1 1 की कंडीशन लग पा रही है भाई? क्या यहां पर 1 1 वाली कंडीशन लग पा रही है? तो 1 1 फंक्शन वो था जिसमें x के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज डिफाइन हो। तो यहां पर देखो 1 की इमेज है, 2 की भी है, 3 की, 4 की, 5 की, सभी की इमेजेस है। तो ये फंक्शन जो है जी मेरा 1 1 हुआ, ये फंक्शन जो है जी मेरा 1 1 हुआ जी। एनी डाउट्स यहां तक? 1 1 हुआ।
अब मुझे चेक करना है ऑन टू। ऑन टू की कंडीशन है कि भाई y के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आए हैं, y के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आए हैं उनमें क्या कोई एलिमेंट फ्री है? फ्री नहीं होना चाहिए। यदि फ्री है तो ऑन टू नहीं है। ठीक है जी। तो चेक करते हैं यहां पर जो है जी मेरा पहला ही एलिमेंट जो है फ्री है, पहला ही एलिमेंट जो है मेरा फ्री आ गया। तो अगर पहला ही एलिमेंट फ्री हो गया तो क्या ये ऑन टू होगा? नहीं होगा। तो ऑन टू बनाने के लिए ये ए यदि यहां से खत्म हो जाए, यदि ए वहां से खत्म हो जाए, तो अब जो ये इमेज बनी है, अब जो ये फंक्शन बना है, अब ये फंक्शन मेरा 1 1 तो हो ही गया था भाई, 1 1 तो अब भी है, ये हर एक एलिमेंट की इमेज है। और ऑन टू हो गया क्योंकि y के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज डिफाइंड है। हर एक एलिमेंट का किसी के साथ एसोसिएशन जरूर है, किसी के साथ जरूर मैच हुआ है। ठीक है जी। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, जो 1 1 और ऑन टू दोनों के दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। ठीक है जी। आगे देखिए, लास्ट और एक टॉपिक बचता है इसमें, जो कि है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की कंपोजिशन, यानी कि उनको कंपोज किया जाए, यानी कि मिलाया जाए। ठीक है जी। कंपोज करना है, क्या है समझिए। लेट f कोई एक फंक्शन है a टू b, जो a से b में वैल्यूज दे रहा है, एंड g कोई एक फंक्शन है जो b से c में वैल्यूज दे रहा है। B2 फंक्शंस, ये ऐसे कोई दो फंक्शन है, समझना भाई इसको, कि a से b में वैल्यू जा रही है और यहां पर फिर b से c में वैल्यू जा रही है। ठीक है जी। देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g, तो f और g को कंपोज करके यानी कि मिलाकर एक फंक्शन बना देंगे, डिनोटेड बाय GOF। f और g को कंपोज कर देंगे और उसको हम बोलेंगे जी GOF, यानी कि f का g, GOF, f का g is defined as the function GOF is equal to a to c। GOF का मतलब है f का g, यानी कि f का g, तो a से वैल्यू कहां जाएगी? c में। b कैंसिल आउट हो गया ना बीच से, दोनों तरफ से जो सेम था वो कैंसिल हो गया, a का c से डायरेक्ट रिलेशन आ गया, तो इसको हम बोलेंगे जी GOF। ठीक है जी। गिवन बाई कैसे देते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं जी GOF का मतलब है GOFX, x में था फंक्शन, इक्वल्स टू हो जाएगा, अब ये o अटकर यहां पर ब्रैकेट लग गई भाई, fx अप्लाई हो जाएगा, फिर fx के ऊपर g अप्लाई हो जाएगा और आपका फंक्शन बन जाएगा GOF। कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू समझिए इसको। देखिए, मान लिया मेरे पास कोई एक वैल्यू है, मेरे पास कोई एक x है भाई, x, मेरे पास कोई एक x है। ठीक है जी। इस x के ऊपर जब f लाया जाएगा, जब इसके ऊपर f लगा दिया जाए, यानी कि ये fx बन जाएगा। ठीक है जी। जब इसके ऊपर f लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा जी? fx बन जाएगा। एनी डाउट्स? फिर जब इस fx के ऊपर g लगा दिया जाएगा, अब इसके ऊपर g ऑपरेट हो गया, तो ये क्या बन जाएगा जी? ये बन जाएगा जी g ऑफ fx, यानी कि इसके ऊपर क्या हुआ भाई? fx के ऊपर क्या हुआ? g ऑपरेट हो गया। जैसे यहां पर x के ऊपर f हुआ था, यहां x के ऊपर f ऑपरेट हो गया था, यानी कि फंक्शन बन गया। ऐसे ही यहां पर अब g ऑपरेट हो गया भाई, g लग गया किसके ऊपर? इसके ऊपर। एनी डाउट्स? ऐसे दो फंक्शंस मर्ज किए जाते हैं। तो ऐसे अगर मुझे डायरेक्ट यहां से वहां जाना हो, डायरेक्ट अगर यहां से वहां जाना हो, तो इसको हम बोलेंगे GOF। ठीक है जी, GOF। तो ये डायरेक्ट कंपोजिशन नंबर बन जाएंगे जी, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है जी। कंपोज कर दिया गया हमने फंक्शन को, इस पर ना जाकर हम डायरेक्ट वहां पर चले गए। एक दूसरे तरीके से समझिए, मान लिया मेरे पास कोई एक फंक्शन है भाई,
मान लिया मेरे पास कोई एक फंक्शन है दैट इज एक्स स्क्वेयर, और एक फंक्शन जी एक्स है, और एक फंक्शन जी एक्स है जो कि है साइन एक्स। मान सकते हैं जी कोई भी फंक्शन हो सकता है। एक्स अगर मैंने वेरिएबल लिया है तो एक्स में लेना, बस इस बात का ध्यान रखें, ठीक है जी। और दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना बहुत जरूरी है, तो एक्स लिया है दोनों में कॉमन। एनी डाउट्स? अब मुझे निकालना है जी ओ एफ। जी ओ एफ, यदि मुझे जी ओ एफ निकालना है तो करना क्या है जी, यहां से समझिए जी ओ एफ कैसे आएगा। जी को अप्लाई करा दो एफ के ऊपर, जी को अप्लाई करा दो एफ के ऊपर। तो एफ क्या था जी फंक्शन, एफ का फंक्शन क्या था, एफ एक्स था, ये था जी एफ एक्स, ठीक है जी। जब एक्स के ऊपर एफ अप्लाई होता है तो क्या बनता है जी, जब एक्स के ऊपर एफ अप्लाई होता है तो क्या बनता है, स्क्वायर कर देता है उसका, ठीक है जी। इसको लिख लेते हैं पहले, एफ एक्स का हो गया जी एक्स का स्क्वायर। कोई डाउट है जी यहां तक? जी यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं जी। अच्छा जी, अब समझिए यहां पर जब x के ऊपर g ऑपरेट होता है, जब x के ऊपर g ऑपरेट होता है तो g क्या करता है, x में देखिए क्या चेंज आया, उसके ऊपर साइन आ गया, यानी कि x के साथ में साइन आ गया। तो यहां पर भी यही होगा, क्या होगा जी, अब इसके ऊपर ऑपरेट हुआ है जी, तो इस पर कोई इफेक्ट थोड़ी आएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, g की वजह से एक साइन आ जाएगा। ये होगा जी मेरा जी ओ एफ, ये होगा जी हमारा जी ओ एफ। समझ पा रहे हैं जी आप? क्लियर है जी यहां तक? ऐसे ही जी ओ एफ के साथ साथ आप एफ ओ जी भी निकाल सकते हैं। एफ ओ जी, एफ ओ जी, एफ ओ जी, सेम इसी पैटर्न पर आपको चलना होता है। पीछे कौन है जी, जी, तो पहले हम जी अप्लाई कर देंगे किस पर, एक्स पर, तो ये हो जाएगा जी एफ ओ फिर जी एक्स, ठीक है जी, एफ ओ फिर जी एक्स। तो जी एक्स की वैल्यू क्या है भाई, जी एक्स की वैल्यू क्या है जी, साइन एक्स है, हाँ जी साइन एक्स है, साइन एक्स लिख देते हैं, ठीक है जी साइन एक्स है। अच्छा, तो जब f अप्लाई होता है किसी के ऊपर, देखो यहां x के ऊपर f अप्लाई हुआ तो क्या कर दिया इस f ने, जो अंदर वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दिया, तो यहां भी यही करेगा। जब इस sin x पर f अप्लाई होगा, जब इस sin x पर f अप्लाई होगा तो क्या होगा जी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा साइन स्क्वायर x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन x का स्क्वायर, एक ही बात है भाई, दोनों एक ही बात है। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। इस साइन एक्स स्क्वायर में और साइन स्क्वायर एक्स में भाई बहुत बड़ी डिफरेंस होता है, आप इसको एक ना माने, ठीक है जी। तो आज जो है आपका फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद अब हम एक्सरसाइज करेंगे और एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है जी। जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार, जय श्री राम।